देखिए सेक्शन 80G हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सेक्शन 80G है डिडक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस टू सर्टेन फंड्स, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा। तो एलिजिबल असेसी यहां कौन है? सभी असेसीज एलिजिबल हैं, ध्यान रखिएगा, सभी को डिडक्शन मिलता है 80G के अंदर। अब डोनेशन अगर आप दे रहे हो इन काइंड, डोनेशन अगर आप दे रहे हो इन काइंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। डोनेशन अगर आप दे रहे हो इन काइंड डज नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। ठीक है, काइंड में अगर आप डोनेशन दोगे डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होगा। कैश डोनेशंस देते हो, 2000 रुपए से ज्यादा की कैश डोनेशंस देते हो तो डिडक्शन एडमिसिबल नहीं है। डिडक्शन एडमिसिबल नहीं है अगर आपने कैश डोनेशन दी है एक्सीडिंग रुपीज से 2000। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, फंड्स है, तो सर्टेन फंड्स आर देयर वेयर मैक्सिमम लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। यानी जितना भी अमाउंट आप दान में दोगे, जितना भी अमाउंट आप दान में दोगे क्वालिफाई करेगा डिडक्शन पर्पसेस के लिए, क्वालिफाई करेगा डिडक्शन पर्पसेस के लिए। सर्टेन फंड्स आर देयर जहां मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जो भी अमाउंट आपने डोनेट किया है क्वालिफाई कर जाएगा डिडक्शन पर्पसेस के लिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना होगा? अमाउंट ऑफ डिडक्शन होगा या तो 100% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड या 50% ऑफ द अमाउंट डोनेटेड। डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंड। जैसे अगर आपने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दान दिया, अगर आपने प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड में दान दिया, 4 लाख रुपए का दान दिया है, पूरे 4 लाख रुपए क्वालिफाई कर जाएंगे। या प्राइम मिनिस्टर्स कोविड रिलीफ फंड में 100% डिडक्शन मिल जाएगा 4 लाख रुपए का। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड में दान दिया, से अपने 4 लाख रुपए का दान दिया, पूरे 4 लाख रुपए क्वालिफाई कर जाएंगे, पर वहां 50% डिडक्शन मिलेगा 2 लाख रुपए का। तो कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जहां कोई भी मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, जो भी अमाउंट आपने डोनेट किया है वो क्वालिफाई कर गया, और अमाउंट ऑफ डिडक्शन रहेगा 100% या 50% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंड। सर्टेन फंड्स ऐसे हैं जहां पे मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल है, जहां पे मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल है, यानी आप दान दे रहे हो पर ये क्वालिफाई नहीं कर पाएगा इस लिमिट से ज्यादा। और मैक्सिमम लिमिट क्या है? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई है। अब सपोज करो एडजस्टेड जीटीआई है 5 लाख रुपए, तो 5 लाख का 10% ही क्वालिफाई कर रहा है, यानी 50,000 रुपए। अब आपने प्राइम मिनिस्टर्स, सॉरी, यहां पे अगर आपने फैमिली प्लानिंग फंड में दिया पैसा और अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दिया, फैमिली प्लानिंग फंड में दिया और अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दिया, ठीक है, जैसे आपने सपोज कीजिए फैमिली प्लानिंग फंड में दिए 30,000 रुपए, अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन में दिए 30,000 रुपए। दोनों फंड्स ऐसे हैं जहां मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल है। तो डोनेट तो आपने कर दिए 60,000 रुपए, क्वालिफाई कितने कर पाएंगे? 50,000 रुपए ही क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई 50,000 है। यहां डिडक्शन मिल रहा है 100% का, यहां डिडक्शन मिल रहा है 50% का।
तो पहले किसको सेलेक्ट करोगे भाई? अपने को 30,000 यहाँ है, 30,000 यहाँ है, यहाँ 50,000 रुपये का क्वालिफाई कर रहा है, तो अगर पहले 30,000 यहाँ सेलेक्ट किए तो इधर पर वाले में 20,000 आएंगे, तो डिडक्शन का अमाउंट कम हो जाएगा। तो पहले हमेशा 100% वाली फैमिली प्लानिंग फंड को सेलेक्ट करना है। यहाँ 30,000 ये हो गए, डिडक्शन का अमाउंट 30,000 हो गया। अब यहाँ 20,000 क्वालिफाई किए, डिडक्शन का अमाउंट कितना हो गया? 10,000 हो गया। 20,000 का 50% 10,000, 40,000 रुपये का ये डिडक्शन हो गया। ये है साहब। तो देखिए हमने क्या बताया, एलिजिबल असेसी कौन है? ऑल असेसी है। एलिजिबल असेसी कौन है? ऑल असेसी है। डोनेशन इन काइंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। डोनेशन इन काइंड डू नॉट क्वालिफाई फॉर डिडक्शन। तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन in respect of any donation unless such donation is a sum of money. कैश डोनेशन है, कैश डोनेशन अगर दे रहे हो आप तो 2,000 रुपये से ज़्यादा की कैश डोनेशन दोगे, डिडक्शन क्या है? एडमिजिबल नहीं होगा। अब हम क्या कह रहे हैं, सर्टेन फंड्स आर देयर जहां मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है। जो भी अमाउंट आपने डोनेट किया है वो क्वालिफाई कर जाएगा फॉर डिडक्शन के लिए। अमाउंट ऑफ डिडक्शन क्या हो जाएगा? 100% या 50% डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंड। तो वैसे सारे रह गए क्या? 100% वाले ही, क्योंकि 50% वाले जो प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड है वही जीवित है। बाकी नाम के जो फंड थे, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी फाउंडेशन, राजीव गांधी फाउंडेशन, उनको मोदी सरकार ने उनको हटा दिया है। असेसमेंट ईयर 24-25 से वहाँ आप डोनेट करते हो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो देखिए कौन कौन से हो गए। एक तो हो गया नेशनल डिफेंस फंड या प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर्स फंड। पहले अर्मेनिया में कोई अर्थक्वेक आया था, पता नहीं कब कब के दे रखे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया अर्थक्वेक रिलीफ फंड। कोई एक अफ्रीका पब्लिक कंट्रीब्यूशन फंड, ये सब जीवित भी है या नहीं है तो भी चल रहे हैं साहब। फिर है नेशनल चिल्ड्रन फंड हो गया, पहले ये 50% में होता था, 100% में। नेशनल फंड फॉर कम्युनल हार्मनी हो गया, या फिर एनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल एमिनेंस एज में बी अप्रूव्ड बाय प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। पहले महाराष्ट्र में एक अर्थक्वेक आया था, ये हट गया एक तरह से। अब क्या है मतलब हट क्या गया, अब जरूरत ही नहीं है इनकी फंड्स की। देन एनी फंड सेटअप बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ गुजरात एक्सक्लूसिवली फॉर प्रोवाइडिंग रिलीफ टू द विक्टिम्स ऑफ स्टेट ऑफ गुजरात। क्या लेना देना आप इसका। फिर है जिला साक्षरता समिति, ये है। नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल हो गया। एनी फंड सेटअप बाय स्टेट गवर्नमेंट फॉर टू प्रोवाइड मेडिकल रिलीफ टू द पुअर। आर्मी सेंट्रल वेलफेयर फंड, नेवल बेनोवलेंट फंड, एयरफोर्स सेंट्रल फंड। फिर आता है नेशनल असिस्टेंस इलनेस फंड, नेशनल इलनेस असिस्टेंस फंड। या फिर चीफ मिनिस्टर्स रिलीफ फंड हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिलीफ फंड हो गया। फिर है नेशनल स्पोर्ट्स फंड, नेशनल कल्चरल फंड, फंड फॉर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन सेटअप बाय द गवर्नमेंट। पहले आंध्र प्रदेश में अर्थक्वेक आया, साइक्लोन आया था। फिर है नेशनल वेलफेयर ट्रस्ट फॉर पर्सन्स विद ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मेंटल रिटार्डेशन एंड मल्टीपल डिसेबिलिटीज। स्वच्छ भारत कोष हो गया आपके, क्लीन गंगा फंड हो गया, और एक हो गया नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज। ये फंड्स हो गए। तो ये फंड्स क्या हैं? विदाउट लिमिट 100% जो अमाउंट आपने डोनेट किया है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फिर ये 3 फंड्स जो थे ये हट गया है, ये हट गया है, ये हट गया है, ये तीनों हट गए हैं, ये ओमिटेड है बाय फाइनेंस एक्ट 2023 विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/24, यानी असेसमेंट ईयर 24-25। यानी पहले मिल रहा था 23-24 तक, 24-25 में ही नहीं मिलेगा। तो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी फाउंडेशन हट गए। तो सिर्फ एक ऐसा फंड रह गया है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर्स क्या ड्राउट रिलीफ फंड। फिर हमने बोला कुछ फंड्स ऐसे हैं जहां डोनेट तो आप कर रहे हो पर जो डोनेशन का अमाउंट है कैन नॉट एक्सीड 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई।
In certain funds are there, in case of certain other funds, maximum limit is applicable. That is, amount donated is eligible for deduction to the extent of the maximum limit. डिडक्शन का अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा, 50% हो जाएगा. डिडक्शन का अमाउंट क्या हो जाएगा? 100% हो जाएगा या 50% हो जाएगा. 100% के लिए दो फंड्स हैं यहाँ. एक तो हो गया फैमिली प्लानिंग फंड और एक हो गया अपना इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन. इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के केस में जो डिडक्शन है इज अवेलेबल टू कंपनी एसएससी ओनली. ठीक है, डिडक्शन इज अवेलेबल टू कंपनी एसएससी. 100% वाले हो गए. फिर आपके 50% क्या है? जो कोई फंड विच हैज बीन सेटअप बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूटिलाइज फॉर चैरिटेबल पर्पसेस अदर देन फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग. 80G5 में आ रहा है अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन. या फिर क्या है? फॉर रिनोवेशन या रिपेयर ऑफ एनी टेम्पल हो गया, मॉस्क हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया. तो आपके मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, इनके रिनोवेशन और रिपेयर्स के लिए जो कि हिस्टोरिकल, आर्कियोलॉजिकल या आर्टिस्टिक इंपॉर्टेंस का है या टू बी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप फॉर ऑफ रिनाउन थ्रू आउट द स्टेट. देन इसी अथॉरिटी को दिया है कॉन्स्टिट्यूटेड इन इंडिया बाय और अंडर एनी लॉ enacted either for the purpose of dealing with and satisfying the needs of housing accommodation, for the purpose of developing, planning, developing and improvement of cities, towns and villages, minority interest के लिए. ठीक है, तो कुछ फंड्स तो ऐसे हैं जहां मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल हो रही है. ये वाले फंड्स मैक्सिमम लिमिट क्या है? मैक्सिमम लिमिट है आपकी 10% ऑफ द एडजस्टेड जीटीआई. एडजस्टेड जीटीआई क्या हो गई? ग्रॉस टोटल इनकम हो गई. उसमें से सारे डिडक्शंस आप दे दो 80C से 80U के अदर देन 80G. उसके अलावा जो इनकम हटा दो उसमें से जिस पे कोई डिडक्शन एडमिसिबल नहीं है. ठीक है, जो जिस पे तो कोई टैक्स पेएबल नहीं है वो इनकम हट जाएगी, या फिर जिस पे डिडक्शन एडमिसिबल नहीं है. जैसे एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स 111A का हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 का हो गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A का हो गया, विनिंग्स फ्रॉम लॉटरीज हो गई, या फिर बीबी इस तरह से नॉन रेजिडेंट की विनिंग्स हो गई, नॉन रेजिडेंट की इनकम्स हो गई जिसपे चैप्टर 6 के डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होते हैं. वो सारी इनकम हट जाएगी और फिर जो बचेगी उस पर आपको क्या है? 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई करके डिडक्शन आपको देना है. फिर जो अपन ने जैसे मिस्टर एक्स है, ये डोनर है, इसने सपोज कीजिए अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन दी, तो ये जो पेई है ये क्या कर बारे भेजेगा? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंफॉर्मेशन भेजेगा और इसके आधार पे ही सामने वाले बंदे को क्या है? डिडक्शन एडमिसिबल होगा. तो यहां देखिए, द क्लेम ऑफ द असेसी फॉर डिडक्शन in respect of donation made to institution or fund in the return of income for any assessment year filed by him shall be allowed on the basis of information relating to the said donation is furnished by the institution या fund जिसको दान दिया है to the prescribed income tax authority or the person authorized by the authority subject to such verification in accordance with the risk management strategy formulated by the board from time to time. जो फंड है और इंस्टीट्यूशन है उसको एक स्टेटमेंट
डिलीवर करना पड़ेगा टू द प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी और द पर्सन ऑथराइज्ड बाय सच अथॉरिटी such statement in such form and verified in such manner, setting forth such other particulars and within such time as may be prescribed. और अगर कोई गलती है तो उसका करेक्शन स्टेटमेंट देना पड़ेगा. और सर्टिफिकेट टू द डोनर, द फंड या इंस्टीट्यूशन फर्निशेस टू द डोनर, ये बात इंपॉर्टेंट है कि सर्टिफिकेट में देगा डोनर को कि ये डोनेशन है, इस तरह से इस समय को दी गई है, ये अमाउंट है उसका. अब 80G5 के अंदर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो अदर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको क्या कंडीशंस सेटिस्फाई करनी पड़ती है. ये करनी पड़ती है कि द इंस्ट्रूमेंट अंडर विच द इंस्टीट्यूशन इज एस्टैब्लिश्ड should not contain any provision for transfer या application at any time of the whole or part of the income या assets for any purpose other than charitable purpose. ना तो उसको income ना assets अप्लाई करना है for any purpose other than charitable purpose. दूसरा है the institution should not be expressed for the benefit of particular religious community or caste. charitable institution है, ये सब ट्रस्ट में भी पढ़ोगे, ST, ST, SC, ST, OBC, वुमन और चिल्ड्रन. इसके लिए कर सकते हो. तो चैरिटेबल पर्पस के अंदर आप ये कर सकते हो. और चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है वो रिलीजियस पर्पस के लिए अप्लाई कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग 5% of total income. The institution should maintain regular accounts of the receipts and expenditure, and the institution should be constituted either as a public charitable trust or should be registered under Societies Registration Act or Section 25 Companies Act. ठीक है. और ये अप्रूवल इसकी होनी चाहिए बाय द प्रिंसिपल कमिश्नर और कमिश्नर. बेसिकली जो 80G5 के अंदर अब सबको ही क्या है, री अप्रूवल की बात थी, सबको ही क्या है, री रजिस्ट्रेशन फ्रेश अप्रूवल लेने की रिक्वायरमेंट थी. ठीक है. तो ये आप ध्यान रख लेना, ये 80G5 की क्या है, अदर कंडीशंस है. और वो जो अप्रूवल की जो टाइमलाइंस ट्रस्ट में पढ़ोगे वही टाइमलाइंस क्या है, यहां भी प्रिस्क्राइब्ड है. ये तो आप एक बार देख लेना, इसको तो अपन ट्रस्ट के टाइम में क्या है डिस्कस कर लेंगे. ये भी अपन ने 80G के बारे में डिस्कशन किया है. अब इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम आगे डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन देखिए, कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग. सैलरी इनकम आ रही है कंप्यूटेड 5,50,000 रुपए की. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आ रहे हैं 111 ए के 45,000 रुपीज के. इसमें से कोई डिडक्शन नहीं मिलता STCG में से. जो 80C का डिडक्शन है कंट्रीब्यूशन टू पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ये मिलेगा. कंट्रीब्यूशन टू स्वच्छ भारत कोष 80G में विदाउट लिमिट. क्लीन गंगा फंड 80G में विदाउट लिमिट. कंट्रीब्यूशन टू नेशनल फंड फॉर कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज 80G में विदाउट लिमिट. नेशनल चिल्ड्रन फंड 80G में विदाउट लिमिट. प्राइम मिनिस्टर्स ड्राउट रिलीफ फंड 80G में विदाउट लिमिट. देन डोनेशन टू ट्रस्ट फॉर बेनिफिट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी, ये नहीं मिलेगा. पेमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर प्रमोटिंग फैमिली प्लानिंग, ये 80G में है विद लिमिट. फिर है फूड पैकेट्स गिवन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू पुअर, ये नहीं मिल रहा. और पेमेंट टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है 80G में है, ये विद लिमिट है. ठीक है. डोनेशन सभी अकाउंट पे ही चेक से दी गई है जहाँ देने वाली बात है. ये कह रहा है टोटल इनकम निकालिए.
तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड जीटीआई करेंगे। ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है इसमें, सैलरी और कैपिटल गेन्स आ रही है, तो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई आपके 5,95,000। ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 5,95,000। लेस हो गया क्या, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A 45,000 रुपये। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स अंडर 111A हटा देंगे, 5 लाख और 50,000 आ गई, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पे कोई चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलते। लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C, 80C में डिडक्शन मिल रहा है, पीपीएफ कंट्रीब्यूशन, ये भी हट जाएगा। तो ये आ गए पीपीएफ कंट्रीब्यूशन का, और तो कोई है नहीं, बाकी सब 80G के है। तो 545 ये 545 आ गया। तो एडजस्टेड जीटीआई आ गई, एडजस्टेड जीटीआई आ गई। टेन % ऑफ एडजस्टेड जीटीआई कितना हो गया, 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आ रहा है 54,500। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई क्या आ रहा है, 54,500 आ रहा है। अब यहां देखो सर्टेन फंड्स जो मैक्सिमम लिमिट के लिए आ रहे हैं वो दो हैं, एक तो डोनेशन टू स्टेट गवर्नमेंट, फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, फॉर प्रमोशन ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये है 30,000 रुपये, ठीक है। और एक है डोनेशन टू अप्रूव्ड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ये 25,000। तो ये तो अमाउंट डोनेटेड हो गया 55,000। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आ रहा है 54,500। 10% ऑफ एडजस्टेड जीटीआई आ रहा है 54,500। अब यहां पे 100% एक क्वालिफाइंग अमाउंट है, ये अमाउंट ऑफ डिडक्शन है। ये 50% है। तो अब यहां 30,000 ले लेंगे हम, तीस के 30,000 रुपये यहाँ क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। 30 के 30,000 रुपये यहाँ क्वालिफाई हो जाएंगे। इधर कितना ले पाओगे आप, 24,500 ले पाओगे। 24,500 का 50% होता है 12,250। 12,250 ये क्वालिफाई हो गए। तो कितना आ गया ये अमाउंट, ये आ गया 42,250, ठीक है। ये 42,250 आ गया। बाकी देखो आ गए हमारे पास डोनेशन टू स्वच्छ भारत कोष 7,500 रुपये, डोनेशन टू स्वच्छ भारत 7,500 ये हो गया। क्लीन गंगा फंड, क्लीन गंगा फंड
क्लीन गंगा फंड में आपने दिए 2,500 रुपये। फिर है कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज के लिए दिया है 5,000 रुपये और चिल्ड्रन फंड के लिए दिया है कंट्रोल ऑफ ड्रग अब्यूज के लिए दिया है 5,000 रुपये और आपके नेशनल चिल्ड्रन फंड के लिए दिया है 20,000 रुपये। ठीक है, ड्राउट रिलीफ फंड के लिए दिया है 10,000 रुपये। ड्राउट रिलीफ फंड के लिए दिया है 10,000 रुपये। तो ये हो गया स्वच्छ भारत कोष में 100% मिल रहा है, क्लीन गंगा फंड में 100% मिल रहा है, ड्रग अब्यूज़ में 100% मिल रहा है, इसमें 100% मिल रहा है, इसमें 50% मिल रहा है। तो ये 5,000 ही हो गया, 20,000 ही हो गया, 5,000 ही हो गया, 2,500 ही हो गया, 7,500 ही हो गया। कुल मिला के कितने हो गए? 7,500, 10, 15, 35 और 5, 40। तो ये हो गया टोटल 80G का डिडक्शन हो गया 80 to 250। ये हो गया टोटल 80G का डिडक्शन 80 to 250। अब यहाँ निकाल लेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। यहाँ निकाल लेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। तो देखो सैलरी की इनकम है आपकी 550 और 111 एक ही 45,000 है। तो सैलरी हो गई 550। ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A 45,000 हो गए, 595 हो गई। ये हो गई GTI लेस डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A। इसमें 80C आ रहा है आपके। 80C में PPF में मिले थे आपको 5,000 रुपये और 80G में अपने मिल गए 80 to 250। तो ये हो गया 87,750 डिडक्शन हो गया। आंसर आ जाएगा 595 माइनस 507, 250 ही आ गई आपकी टोटल इनकम। वेरीफाई कर लो, कोई कैलकुलेशन तो नहीं है। मिस्टेक 507, ये 250 है, ये 750, 507 750, यही यहाँ भी टोटल इनकम आ रही है। देखो 507 750 आ रही है, 80 to 250 ये आ रहा है और 5,000 वो आ रहा है। तो इस तरह से अपने को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन करना है। वो देखने हैं फंड्स जहाँ कोई मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, अमाउंट पूरा का पूरा जो क्वालिफाई किया है, पूरा का पूरा अमाउंट जो डोनेट किया है वही क्वालिफाई कर दिया जाएगा। फिर आपको निकालना कि कितना आपको डिडक्शन क्या है एडमिसिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये 80G से रिलेटेड अभी अपन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सेक्शन 80GG। अगर आप रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हो और आप किराया दे रहे हो तो आप 80GG का डिडक्शन ले सकते हो। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको HRA नहीं मिलना चाहिए। आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपको HRA नहीं मिलेगा, तभी 80GG का डिडक्शन मिलेगा। नहीं तो HRA में आप एग्जेम्पशन ले लेते हो। और अगर आप
वैसे आपका खुद का कहीं जहां आप काम कर रहे हो या कहीं भी खुद का स्वयं का घर नहीं होना चाहिए जिसके लिए आपने सेल्फ ऑक्यूपेशन का बेनिफिट लिया हो, या आपकी स्पाउस का या माइनर चाइल्ड का। और अगर आप एचयूएफ के मेंबर हो तो एचयूएफ का वहां घर नहीं होना चाहिए जहां आप क्या है परफॉर्म कर रहे हो ड्यूटीज या अपना बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट कैरी ऑन कर रहे हो। तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इज डिडक्टेबल 80 जीजी में। एक तो हो गया रेंट पेड माइनस 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, सॉरी रेंट पेड माइनस 10%, 25 नहीं 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम। एक है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम और एक है 5,000 रुपये पर मंथ। तीनों में से जो भी कम है उसका डिडक्शन आपको मिल रहा है, तीनों में से जो भी कम है। तो देखो क्या एलिजिबल एसएससी कौन हो गया यहाँ? इंडिविजुअल हो गया। एलिजिबल एसएससी कौन हो गया? इंडिविजुअल हो गया। फिर है कंडीशंस फॉर एलिजिबिलिटी। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय सच इंडिविजुअल मस्ट नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए। अगर वो सैलरीड एम्प्लॉय है तो ही मस्ट नॉट बी इन रिसिप्ट ऑफ एचआरए। उसके अलावा जो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है उसकी, ठीक है, उसके द्वारा खुद की नहीं होनी चाहिए, स्पाउस की नहीं होनी चाहिए, माइनर चाइल्ड की नहीं होनी चाहिए, और अगर वो एचयूएफ का मेंबर तो एचयूएफ की नहीं होनी चाहिए जहां वो काम कर रहा है या फिर जहां वो रिजाइड कर रहा है वहां पे। तो देखिए बाय द एसएससी या स्पाउस या माइनर चाइल्ड एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स या परफॉर्म्स हिज ड्यूटीज ऑफ ऑफिस या एम्प्लॉयमेंट या कैरीज ऑन बिजनेस और प्रोफेशन। एचयूएफ की नहीं होनी चाहिए ऑफ विच इज अ मेंबर एट द प्लेस वेयर ही ऑर्डिनरी रिजाइड्स, परफॉर्म्स ड्यूटीज ऑफ ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट या कैरीज ऑन बिजनेस, या by the SSC at any other place for which what the benefit of self occupation is available. अब डिडक्शन क्या मिलेगा? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट शैल बी अलाउड एज डिडक्शन। पहला है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, दूसरा है 25% ऑफ द एडजस्टेड टोटल इनकम, तीसरा है क्या 5,000 रुपये पर मंथ, तीसरा क्या है 5,000 रुपये पर मंथ। एडजस्टेड टोटल इनकम क्या हो गई? एडजस्टेड टोटल इनकम मीन्स टोटल इनकम कंप्यूटेड बिफोर अलाउिंग डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। Total income computed before allowing deduction under this section, but excluding the incomes from which deduction under this chapter is say allowed. अब एक क्वेश्चन देखिए, खन्ना एक एम्प्लॉई है, ठीक है, प्राइवेट सेक्टर का, उसको बेसिक पे मिल रही है 5,60,000 रुपये, हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है 1,80,000 रुपये, स्पेशल अलाउंस मिल रहा है 70,000 रुपये। खन्ना वॉज रिजाइडिंग एट न्यू दिल्ली एंड वॉज पेइंग रेंट ऑफ 15,000 पर मंथ, रेंट दे रहा है 15,000 पर मंथ। एग्जेम्पशन मांग रहे 1013A का। पहले तो अपने को क्या है एग्जेम्पशन निकालना है किसका? 1013A का। 1013A का क्या है एग्जेम्पशन निकालना है एचआरए का। तो कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट एचआरए, कंप्यूटेशन ऑफ एग्जेम्प्ट एचआरए। तो एचआरए कितना होता है एग्जेम्प्ट? देखो 1013A में लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। पहला हो गया क्या? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। दूसरा हो गया 50% ऑफ सैलरी। तीसरा हो गया एक्चुअल एचआरए। तो रेंट पेड कितनी है इसकी? रेंट इसने दी है 15,000 पर मंथ, यानी 1,80,000 रुपये तो रेंट है, माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी हो गई? सैलरी हो गई बेसिक पे,
यानी 56,000 रुपये। 180 माइनस 56 यानी कितना हो गया 124। दूसरा हो गया 50% ऑफ सैलरी, 280 हो गई। तीसरा हो गया एक्चुअल HR रिसीव। एक्चुअल HR 1,80,000 रुपये मिल रहा है आपको, तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इज एग्जेम्प्ट। एक चॉइस आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है, एक चॉइस आपका क्या हो जाएगा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टैक्सेबल HRA कितना हो गया आपका, टैक्सेबल HRA हो गया आपका 56,000 रुपीज़। टैक्सेबल HRA कितना हो गया 56,000 रुपीज़ टैक्सेबल HRA हो गया। पहला क्वेश्चन हो गया। मिस्टर खन्ना ऑप्ट फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन वेयर बाय IOL इज पेइंग रेंट ऑफ 15,000 per month and from to the landlord and recovered 6,000 per month from Khanna, which was in excess of the entitlement. What will be the perquisite in respect of rent free accommodation? तो perquisite वैल्यू हो जाएगी in respect of rent free accommodation कितनी हो गई, लीज रेंट पेड और 15% ऑफ सैलरी। तो लीज रेंट पे की है एम्प्लॉयर ने 15,000 इंटू 12, 180, 1,80,000, 1,80,000 रुपये ही हो गए, 1,80,000 ही हो गए। 15% ऑफ सैलरी कितना हो गया, 15% ऑफ सैलरी कितना हो गया, बेसिक पे 15% ऑफ सैलरी, बेसिक पे 560 हो गई और 70,000 रुपये ही हो गए अलाउंस के। तो 560 और 70 36 का 94,500 हो गया, 94,500, 94,500 विच एज लेस, ये विच एज लेस लेना है अपने को। तो ये 94,500 हो गया। इसमें से जो अमाउंट रिकवर हुआ है, इसमें से जो अमाउंट रिकवर हुआ है वो 72,000 रिकवर हुआ है। ये अमाउंट रिकवर हुआ है वो कितना हुआ है 72,000 रिकवर हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 22,500 हो गया। ये कितना हो गया 22,500 हो गया, 22,500। ये वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन हो गई, वैल्यू ऑफ एकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गए। फिर ये बोलता है विच ऑफ द अबव वुड बी बेनिफिशियल टू मिस्टर खन्ना, HRA या फिर रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या बेनिफिशियल होगा खन्ना के लिए, HRA या रेंट फ्री अकोमोडेशन। अब देखना पड़ेगा, देखो HRA या रेंट फ्री अकोमोडेशन क्या बेनिफिशियल होगा। कैसे देखोगे, एक तो अपना कितना कैश इनफ्लो हो रहा है, कंपनी से क्या पैसा मिल रहा है आपको कैश में, कितना है कैश आउटफ्लो हो रहा है। ज़्यादा जहाँ कैश इनफ्लो आएगा, ठीक है, आउटफ्लो कम करने के बाद वही बेनिफिशियल ऑप्शन है। तो सबसे पहले इसके लिए अपने को सैलरी निकालनी पड़ेगी, टैक्स लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी और फिर देखना पड़ेगा क्या कैश इनफ्लो है, क्या कैश आउटफ्लो है। तो एक तो अपन निकालते हैं सैलरी, एक तो अपन निकालते हैं सैलरी, एक तो हो जाएगा आपका HRA का ऑप्शन, एक हो जाएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन का ऑप्शन, एक ये पर्टिकुलर्स हो गए। सैलरी आ गई, सैलरी आ गई कितनी, सैलरी आ गई देखो 560,
स्पेशल अलाउंस आ गया कितना, ये स्पेशल अलाउंस आ गया। HRA टैक्सेबल पोर्शन HRA का आ रहा है यहां 56,000, और रेंट फ्री अकोमोडेशन 22,500। तो ये देखो आप 560 70 56 आ गया, 686, और ये हो गया 652। ये आ गई ग्रॉस सैलरी लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये और 50,000 रुपये, ठीक है। तो 636 ही हो गई, और ये हो गई 6,02,500। अब लग तो ऐसा रहा है ना कि भाई आपके यहाँ टैक्स लायबिलिटी कम आएगी तो यहाँ चले जाओ। एक बार देखो यहाँ टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, देखो 2.5 लाख पे नील हो गया, नेक्स्ट 2.5 लाख का 5% यानी 12,500 आ गया, और 5 लाख की कवरेज हो गई। 1,36,000 का 1,36,000 का 20% हो गया प्लस 12,500 हो गया, यानी टैक्स आ रहा है कितना 39,700। HEC आ गया एट रेट ऑफ 4%, HEC आ रहा है एट रेट ऑफ 4%, यानी 1588। ये हो गया 41,290 टैक्स आ रहा है। और 602,500 माइनस 5 लाख इज इक्वल टू इंटू 20% प्लस 12,500, ये आ गया 33,000, और 4% HEC आ गया 1,320, ये आ गया 34,320। 34,320 ये टैक्स आ रहा है। अब कैश इनफ्लो देखें, सैलरी मिल गई HRA के केस में, सैलरी मिल गई 560 की, और ये RFA के केस में यहाँ है 560 की, इसमें मिल गई। अलाउंस मिल गया जो भी स्पेशल 70,000 यहाँ मिल गया, 70,000 यहाँ मिल गया। यह HRA मिल गया 180 का, कैश में आया, यहाँ कुछ नहीं है, ठीक है। ये RFA में तो कुछ मिला ही नहीं ना, तो ये आ गया अपने पास टोटल 560 प्लस 70 प्लस 180, 810 मिल गया। लेस आउटफ्लो, आउटफ्लो में आपकी एक तो रेंट गई 180 का, तो रेंट दे दिया आपने, और टैक्स आपका चला गया 41,290। यहाँ आपको मिले 36, रेंट गया है आपका 72,000 रुपये, और टैक्स गया है आपका 34,320। यहाँ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो कितना आ रहा है देखो, $5,88,710, और यहाँ कितना आ रहा है 5,23,680। ये बेनिफिशियल है कि आप HRA लो, यहाँ क्या बेनिफिशियल है कि आप HRA लो। HRA में इसका आ रहा है 5, अपना कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है कहीं, ये
39,700 में HEC नहीं जोड़ा क्या आपने? क्या हुआ ये? 636 का टैक्स निकालना है, 636 का। ये कैलकुलेशन यहाँ शायद गलत हो रहा है। 636 तो था टैक्स। ये गलत आ रही है, इसको सही करनी पड़ेगी। ये 31,880, ये 31,880, इधर HEC नहीं जुड़ा हुआ इसलिए इस फर्क आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अपना आंसर सही है और अपने को HRA का अकोमोडेशन ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए। ठीक है, ये TGG से संदर्भ में एक क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया, थ्योरी प्रोविजन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पेमेंट रिलेटेड जो बचे हुए डिडक्शंस हैं वो हम पढ़ रहे हैं। एक है सेक्शन 80 GGA, दैट इज क्या? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ डोनेशंस फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड रूरल डेवलपमेंट। यह एलिजिबल असेसी कौन है? यह एलिजिबल असेसी है सभी असेसीज, all assessees except those having income अंडर PGBP, क्योंकि जिनको PGBP ऐड के अंदर इनकम आ रही है वो तो वैसे ही डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। जैसे 35(1)(2) में, 35(1)(3) में, उन सेक्शंस के अंदर वो तो वैसे ही क्या है, डिडक्शन क्लेम कर लेंगे। तो देखिए एलिजिबल असेसी क्या हो गया? ऑल असेसीज एक्सेप्ट दोज हुज ग्रॉस टोटल इनकम इंक्लूड्स क्या? PGBP, इनकम अंडर दी हेड PGBP। अब यहाँ पे कोई डिडक्शन आपको एडमिसेबल नहीं होगा फॉर कैश डोनेशंस, कोई डिडक्शन आपको एडमिसेबल नहीं होगा फॉर कैश डोनेशंस। तो नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अंडर दिस सेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश डोनेशंस एक्सीडिंग ₹2,000। यानी 2,000 रुपये से ज़्यादा का अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। 2,000 रुपये से ज़्यादा का पेमेंट करना है तो पेमेंट मस्ट बी मेड बाय एनी मोड अदर देन कैश। अब कौन कौन से पेमेंट्स क्या हैं एलिजिबल होंगे? तो द फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय द एसएससी, द फॉलोइंग पेमेंट्स मेड बाय द एसएससी इन द प्रीवियस ईयर शैल बी एलिजिबल फॉर डिडक्शन। कौन से हो गए? तो पहली बात देखो, एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन। आपने अगर साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को पैसा दिया है, यानी साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन हो गया, यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेजेस हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए, ये अप्रूव्ड है, ये सब क्या है? अप्रूव्ड है। इनको आप पैसा दे रहे हो किसके लिए? फॉर साइंटिफिक रिसर्च के लिए। किसके लिए पैसा दे रहे हो? साइंटिफिक रिसर्च के लिए पैसा दे रहे हो। 100% ऑफ द सम सो पेड विल बी एलिजिबल। तो एनी सम पेड टू रिसर्च एसोसिएशन विच एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अंडरटेकिंग साइंटिफिक रिसर्च, या यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, या अदर इंस्टीट्यूशन हो गए, टू बी यूज फॉर साइंटिफिक रिसर्च प्रोवाइडेड सच एसोसिएशन, यूनिवर्सिटी, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन क्या हो? अप्रूव्ड हो बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी। फिर इसी हिसाब से आपने ये एसोसिएशंस है, यूनिवर्सिटीज़ है, कॉलेजेस है, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए अगर आपने पेमेंट किया है, सोशल साइंस और स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए,
Any sum paid to research association which has the object of undertaking of research in social science या फिर क्या statistical research या university, college या institution for social science या statistical research if such association university is approved under 35(1)(3) ये अप्रूव्ड हो। फिर एक दिया आपने नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड को और एक नेशनल अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन फंड को। पेमेंट किया है एनी सम पेड टू नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड, पेमेंट किया है किसको? नेशनल रूरल डेवलपमेंट फंड को, या पेमेंट किया है किसको? नेशनल अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन फंड को, नेशनल अर्बन पावर्टी इरेडिकेशन फंड को, या एनी सम पेड टू एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन undertaking rural development to be used for carrying out any program for rural development if it is prescribed in furnished by prescribed certificate is furnished under section 35 CCA. तो sum paid to association या institution या undertaking for any rural development, या फिर क्या है आपने पैसा दिया है नेशनल कमेटी को, जो कि क्या कैरी आउट कर रही है? फॉर कैरिंग आउट एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम, जो क्या कैरी आउट कर रही है? एलिजिबल प्रोजेक्ट और स्कीम। यानी एनी सम पेड टू पब्लिक सेक्टर कंपनी या लोकल अथॉरिटी या एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन approved by national committee for carrying out eligible project or scheme as is specified notified under 35 EC. तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिल जाएगा? 100% ऑफ द सम सो पेड। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिल रहा है? 100% ऑफ द सम सो पेड, वो क्या हो रहा है यहाँ? एलिजिबल हो रहा है। अमाउंट ऑफ डिडक्शन कितना मिल रहा है? 100% ऑफ द सम सो पेड, वो क्या हो रहा है यहाँ पे? एलिजिबल हो रहा है। अब देखिए अपन ने कर दिया पेमेंट, और पेमेंट करने के बाद यदि एसोसिएशन या यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की या इंस्टीट्यूशन की अप्रूवल क्या हो गई है? विड्रॉ हो गई है। पेमेंट करने के बाद यदि एसोसिएशन की, यूनिवर्सिटी की या ये जो कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है, इसकी क्या है? अप्रूवल क्या हो गई है? विड्रॉ हो गई है। इसकी अप्रूवल क्या हो गई है? विड्रॉ हो गई है। या फिर क्या है? रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो अप्रूवल है वो विड्रॉ हो गई है, या एलिजिबल प्रोजेक्ट या स्कीम जो अपन कैरी आउट कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट क्या हो गया? डी नोटिफाई हो गया। वो प्रोजेक्ट क्या हो गया? डी नोटिफाई हो गया। तो असेसी का डिडक्शन डिनाई नहीं किया जाएगा, असेसी का डिडक्शन डिनाई नहीं किया जाएगा, उसकी तो गलती ही नहीं है, इसलिए असेसी का डिडक्शन डिनाई नहीं किया जाएगा। तो डिडक्शन अलाउएबल अंडर दिस सेक्शन shall not be denied. Deduction allowable under this section shall not be denied merely because after payment the approval granted to the association, university, colleges या institution is withdrawn, approval granted for rural development has been withdrawn, या eligible project या scheme has been say denotified. इसी अमाउंट का डिडक्शन अगर आपने यहाँ ले लिया, इस अमाउंट का डिडक्शन आपने क्या है? यहाँ ले लिया, तो इसी अमाउंट का डिडक्शन क्या है? किसी और प्रोविजन के तहत कहीं और नहीं मिलेगा। तो इफ डिडक्शन इज अलाउड अंडर दिस सेक्शन देन नो डिडक्शन विल बी अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ सम ऑफ दैट सम अंडर एनी अदर प्रोविजंस ऑफ द एक्ट फॉर द सेम और एनी अदर असेसमेंट ईयर। इसमें भी ये बोल रखा है कि देखिए क्या कह रहे हैं कि मैं अगर पेमेंट करता हूँ प्रिस्क्राइब्ड एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को, इंस्टीट्यूशन को, इनको मैंने पेमेंट किया, तो उस पर्टिकुलर सरकमस्टांस के अंदर ये लोग क्या करेंगे? प्रिस्क्राइब्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी को एक मतलब रिपोर्ट भेजेंगे, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म के अंदर, और उसके बाद ये मुझे सर्टिफिकेट देंगे, मुझे तब डिडक्शन क्या है? एक तरह से एडमिसिबल हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या है? द क्लेम ऑफ द असेसी फॉर डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सम referred in the return of income for any assessment year filed by him shall be allowed on the basis of the information
क्योंकि इन्होंने क्या किया है, relating to such sum is furnished by the payee to the prescribed income tax authority या person authorized by the authority, subject to the condition, subject to the verification in accordance with what risk management strategy formulated by the board from time to time. तो फंडामेंटल चीज आप याद कर लो कि अगर आप साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन को, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को साइंटिफिक रिसर्च के लिए क्या कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो, या सोशल साइंस या स्टैटिस्टिकल रिसर्च के लिए पेमेंट कर रहे हो, तो 100% ऑफ द सम सो पेड विल बी एलिजिबल. अगर कैश डोनेशंस करते हो तो फिर डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर वो 2000 रुपये से ज़्यादा है. अगर आपकी इनकम पीजीबीबी ऐड में है तो इस सेक्शन के अंदर डिडक्शन नहीं मिल रहा. इस सेक्शन के अंदर क्यों नहीं डिडक्शन मिल रहा, क्योंकि आपको पीजीबीबी ऐड में डिडक्शन मिल रहा है, इसलिए इन्होंने क्या है, इस सेक्शन के अंदर आपको डिडक्शन एडमिसिबल नहीं होगा. फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है हमारे पास क्या, सेक्शन 80 जीजीबी. सेक्शन 80 जीजीबी क्या है, सेक्शन 80 जीजीबी है डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस गिवन बाय कंपनीज टू पॉलिटिकल पार्टी. तो कब एलिजिबल असेसी यहाँ कौन हो गया, एलिजिबल असेसी कौन हो गया, या इंडियन कंपनी हो गई. एलिजिबल असेसी कौन हो गया, एलिजिबल असेसी हो गया इंडियन कंपनी. डोनेशंस दिए जा रहे हैं किसको, डोनेशन दिए जा रहे हैं किसको, पॉलिटिकल पार्टीज को, जो ये रजिस्टर्ड है, और इलेक्टोरल ट्रस्ट को. तो डिडक्शन क्या होगा, 100% ऑफ द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड. जो कैश डोनेशंस हैं, कैश डोनेशंस है, आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन. कैश डोनेशन का आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. तो देखिए एलिजिबल असेसी कौन हो गया, इंडियन कंपनी हो गई. एलिजिबल असेसी कौन हो गया, इंडियन कंपनी हो गई. नेचर ऑफ कंट्रीब्यूशंस क्या हो, नेचर ऑफ पेमेंट क्या हो गए, कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट. पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी है उनको दान दिया है, या इलेक्टोरल ट्रस्ट को ध्यान दिया है, इलेक्टोरल ट्रस्ट को दान दिया है. ठीक है, अमाउंट रिडक्शन क्या हो जाएगा, 100% ऑफ द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड. अमाउंट रिडक्शन क्या हो जाएगा, 100% ऑफ द अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड. Cash contributions are not eligible for deduction. So no deduction shall be allowed under this section in respect of any sum contributed by way of cash. Any sum contributed by way of cash, cash donations का deduction नहीं मिलेगा. Advertisement in given in souvenir या of a political party shall also be deemed to be a contribution made to political party. ठीक है, अगर आपने कोई souvenir, मैगजीन, पैम्फलेट्स वगैरह में दिया है तो ये भी क्या है, डिडक्शन के लिए क्या हो जाएगा, एडमिसिबल हो जाएगा. देन नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, 80 जीजीसी, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कंट्रीब्यूशंस बाय गिवन बाय एनी पर्सन टू पॉलिटिकल पार्टी. वहां तो इंडियन कंपनी दे रही थी, यहां क्या है, एनी पर्सन अदर देन लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन, wholly or partly funded by the government. ठीक है, तो एलिजिबल असेसी क्या हो गया, एनी पर्सन अदर देन से लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुडिकल पर्सन wholly या पार्टली फंडेड बाय द गवर्नमेंट. नेचर ऑफ पेमेंट क्या हो गया, जो कंट्रीब्यूशंस आपने दिए हैं टू रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है, और इलेक्टोरल ट्रस्ट एज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड इन दिस बिहाफ. कितना डिडक्शन मिल जाएगा, अमाउंट सो कंट्रीब्यूटेड. यहां भी क्या है,
कैश कंट्रीब्यूशंस दे आर नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अब यहां पे देखो, अगर आप डोनेशंस देते हो टू पॉलिटिकल पार्टी जो कि अप्रूव्ड है, जो कि क्या है, अप्रूव्ड है, ये अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी है, इसको अगर आपने डोनेशन दिए, ठीक है, इसको आपने डोनेशन दिया, अप्रूव्ड पॉलिटिकल पार्टी को अपन ने क्या दिया, डोनेशन दिया, तो देखो ये डिसअलाउ हो जाएगी। ये अगर पीजीबीपी में डेबिट हुई हुई है तो ये डिसअलाउ हो जाएगी, पीएनएल अकाउंट, पीएनएल में डेबिट हुई हुई है तो ये डिसअलाउ हो जाएगी वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, ये डिसअलाउ हो जाएगी वाइल कंप्यूटिंग पीजीबीपी, ठीक है, एंड अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 जीजीबी या 80 जीजीसी, 80 जीजीबी या 80 जीजीसी में इसका क्या मिल जाएगा, डिडक्शन एडमिसिबल हो जाएगा। तो ये अभी अपन ने डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स डिस्कस किए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 80C हो गया, 80CCC हो गया, 80CCD वेरी इंपॉर्टेंट है, 80G पे पूछ लेते हैं, डी पे पूछ लेते हैं, डबल डी पे पूछ लेते हैं, DDB पे पूछ लेते हैं, 80E पे पूछ लेते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छी से क्या है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करके जाना है। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर कल हम लोग क्या है जो डिडक्शन पढ़ेंगे वो इनकम स्पेसिफिक डिडक्शन पढ़ेंगे।